गुड मॉर्निंग बच्चों। वाई डू वी फॉल इल, इस चैप्टर का पार्ट 3 आज हम देखने जा रहे हैं और इसमें हम बात करेंगे इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ेस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में। इन्फेक्शियस डिजीज़ आर आल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज़। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ भी होती हैं, या यूँ कहें कि द डिजीज़ेस विच कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, इन्फेक्शियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़। Disease which is spread from an infected person to a healthy person through air, water, food और vectors we can say। इन सभी चीज़ों से ये स्प्रेड होगी। आप इसमें देखें, ये एयर, वाटर, फूड, वेक्टर्स एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है। इट मे बी अ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। सो by these means the particular disease which can transfer from a infected person to a healthy person। infected person होना चाहिए, है ना। इसमें किसी भी प्रकार की गलतफहमी नहीं होना चाहिए infected person से। अब आप कहें कि मतलब हमें किसी पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए या उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं है। वो पर्सन अगर इन्फेक्टेड हैं तो ऐसी कंडीशन में उससे आपको खतरा हो सकता है, बाकी हेल्दी पर्सन से आपको कोई खतरा नहीं है, ठीक है। और इसमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन हो सकते हैं वो एयर हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, फूड हो सकता है, डिफरेंट वेक्टर्स हो सकते हैं, यानी कि जो फ्लाइज है, मॉस्किटो है, वो हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द means of transmission of communicable disease, and now we will discuss about the examples of communicable disease. This may be a common cold, ठीक है। सर्दी खांसी वाला के बारे में हम बात करें, ज़ुकाम की बात करें, तो एक पर्सन को हो रही है तो दूसरे पर्सन को यदि वो उसके कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर ये एयर जो होती है ये इस कॉमन कोल्ड के जो वायरस को या फ्लू वायरस को जो है उसको कम्युनिकेट कर देती है दूसरे हेल्दी पर्सन तक। तो वहाँ पर चांसेस है। चिकन पॉक्स, आप जानते हैं कि हमें जीवन में एक बार ये रोग होता है, चिकन पॉक्स का रोग होता है। आम भाषा में हम छोटी माता, बड़ी माता ऐसा कहते हैं इसको। और उस दौरान हमें थोड़ा सा घर में आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है। हमें हमारी सब स्पेशल चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे परिवार के अन्य सदस्य नहीं करते हैं। 8-9 दिन में हम सही हो जाते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपने आप इस डिजीज़ से डिफेंस कर लेता है, ठीक है। तो ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इसीलिए हमारे परिवार के बाकी लोग हमसे थोड़ा आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। सेल्फ क्वारंटीन हो जाते हैं हम घर में। बिल्कुल आपने देखा होगा। बात करते हैं टाइफाइड की, तो टाइफाइड भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। एक डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में हो सकती है। कोलेरा भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। ये दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ है। यहाँ पर हम बात करें तो दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। इधर ऊपर दोनों हमने जो बात की थी, कॉमन कोल्ड एंड चिकन पॉक्स, ये दोनों वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस इज़ आल्सो बैक्टीरियल डिजीज़। और टीबी जिसको अपन कहते हैं, ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। मलेरिया ये एक प्रोटोजोवन डिजीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर भी चांसेस हैं कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हम साथ में रहें तो उससे आपको ये हो सकती है। और डिज़ीज़ के बारे में हम बात करें, ये एड्स, HIV, ये एक वायरल डिसीज़ है। HIV वायरस होता है इसके लिए। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है, तो दिस इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। और द कॉजिंग फैक्टर इज़ HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। तो ये डिसीज़ भी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से आपको हो सकती है, ठीक है।
लेकिन इसके कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कांटेक्ट हैं, जैसे उस इन्फेक्टेड पर्सन से आपने ब्लड ले लिया हो, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया हो, आपको कोई कभी एकदम ज़रूरत पड़ी कि आपको ब्लड लेना है, आपको ब्लड की आवश्यकता है, एक ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड आपसे मैच करता है लेकिन आपको नहीं मालूम है कि वो HIV इन्फेक्टेड है, उस ब्लड का उस इंसान का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ आपके अंदर कर दिया गया विदाउट एनी एग्जामिनेशन और एनी टेस्टिंग, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है। किसी इन्फेक्टेड मदर है, कोई इन्फेक्टेड मदर है, तो उस इन्फेक्टेड मदर से उसके होने वाले बच्चों में हो सकता है, ठीक है। और जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो किसी हेल्दी पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये इसमें इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो इस तरीके से और एक और भी केस है ड्रग एब्यूज़ वाला केस, कि जिसमें ड्रग एब्यूज़ कह लीजिए या जो नीडल सिरिंज हैं, जैसे हम हॉस्पिटल में गए और किसी सिरिंज से नीडल से इंजेक्शन लगाया गया किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन को और उस नीडल को अच्छे से सैनिटाइज़ नहीं किया गया और वो किसी हेल्दी पर्सन को यूज़ कर ली गई, तो में भी वहाँ पर चांस है उसको इन्फेक्शन होने का। तो मैं HIV के बारे में इतना डिटेल इसलिए कह रहा हूँ कि ये इन सभी डिसीज़ में कुछ स्पेशल डिजीज़ है ये, तो इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये भी है इसके बारे में डिटेल बताने का कि इस डिजीज़ में सिर्फ प्रिवेंशन ही इसका इलाज है, सिर्फ प्रिवेंशन ही इसका इलाज है, कोई इलाज नहीं है HIV का आज तक हमारे पास में, ठीक है। तो सिर्फ आप जानकारी ही बचाव है, हम जितना इस डिजीज़ के बारे में जान पाएंगे वही हमारे लिए बचाव का एक उपाय हो सकता है। बाकी इसका कोई भी ये अभी जितने भी ऊपर की जितने भी डिजीज़ेस हम बात कर रहे हैं इनके सबके ट्रीटमेंट हैं, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लेकिन HIV का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। पढ़ने के साथ में हमें बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में काम आए हमें। तो यही उद्देश्य मेरा इसके पीछे कि आपको मैंने इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। नॉन इन्फेक्शियस को हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ भी कह सकते हैं, जो कम्युनिकेट नहीं होती है, यानी कि एक डिसीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं जाएगी, ट्रांसमिट नहीं होगी। डिजीज़ विच आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं जा सकती है, ठीक है। जैसे बेरी या विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी से किसी पर्सन में होती है, ठीक है, तो ये डिसीज़ उस पर्सन तक ही रहेगी, आप उसके कांटेक्ट में अगर आते भी हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। रिकेट्स, ये प्रोटीन से होने वाली कमी है जो किसी पर्सन में हो सकती है। ये डिसीज़ रिकेट्स जो है विटामिन D डेफिशिएंसी डिसीज़ है। विटामिन D की कमी से होने वाली डिसीज़ जनरली बच्चों में होती है और विटामिन D की कमी से इनकी जो बोन्स होती है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाती है, पतली हो जाती है और काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। बात हम करें स्कर्वी डिसीज़ की। स्कर्वी डिसीज़ ये विटामिन C डेफिशिएंसी डिसीज़ है और इसके कारण बच्चों में कई तरीके की जो स्किन डिसऑर्डर हो जाते हैं, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बात करें तो ये विटामिन A डेफिशिएंसी डिसीज़ है। विटामिन A की कमी के कारण पर्सन की जो आई साइट है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। उस पर्सन को जनरली जो डीम लाइट होती है उस डीम लाइट का विज़न उसका बहुत कम हो जाता है, ठीक है। डायबिटीज़ के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ जो है वो एक तरीके से इंसुलिन डेफिशिएंसी डिसीज़ है। इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन आप जानते हैं कहाँ बनता है, हमारे पेनक्रियाज में बनता है इंसुलिन, और वो पेनक्रियाज में जो इंसुलिन होता है वो हमारे जो ब्लड की शुगर होती है, ब्लड शुगर होती है, इस ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड शुगर का मतलब होता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को
ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन, यानी कि एक स्टोर्ड शुगर में कन्वर्ट कर देता है। आवर ब्लड शुगर इज स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। तो इस मोनोसेकेराइड को इस पॉलीसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है इंसुलिन, और हमारी बॉडी में उसको स्टोर कर देता है। जो भी हमने एक्स्ट्रा ग्लूकोज खा लिया है, यानी कि ज़्यादा रोटी खा लेते हैं तो ज़्यादा ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर होगा, और उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ये इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, स्टोर्ड शुगर बना देता है और उसको ग्लूकोज में ट्रांसफ़र कर देता है, उसको लीवर में ट्रांसफ़र कर देता है। तो अगर इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो ये जो ब्लड शुगर है इसका लेवल बढ़ जाएगा, और उस ब्लड शुगर के लेवल बढ़ने को ही हम डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलें, डायबिटीज़ के बाद चलें कैंसर। तो कैंसर भी एक ऐसी डिजीज़ है जो नॉन कम्युनिकेबल है। किसी एक पर्सन को अगर है तो उसके कांटेक्ट में आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको नहीं होगी, ये बी पर्सन में नहीं जाएगी। ठीक है, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये भी। और आप जानते हैं कि कैंसर जो होता है एक तरीके का कहना चाहिए कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। आप किसी की भी पर्सन की बॉडी में यदि सेल डिवीज़न होता है वो कंट्रोल्ड नहीं होता है, वो चाहे किसी टिश्यू में सेल डिवीज़न हो रहा हो, या वो आप ब्लड में हो रहा हो, या बोन्स की सेल्स में हो रहा हो, कहीं पर भी अगर वो सेल डिवीज़न हो रहा है वो कंट्रोल्ड नहीं होता है, तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ सेल्स की क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, तो वो ट्यूमर का फॉर्म ले सकती है। या जैसे हमारे WBCs में भी कई बार होता है, ब्लड कैंसर सुना होगा आपने, तो वहाँ पर WBCs के नंबर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 20,000, 40,000, 80,000 तक हो जाते हैं। दिस मच नंबर ऑफ सेल्स पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड का 1 क्यूबिक mm ले अपन 1 mm का 1 क्यूब बनाएं, उसमें कितनी होनी चाहिए WBCs? लगभग होती है 12,000 के आसपास, 12,000 सेल्स। ठीक है, लेकिन यदि इसकी संख्या लगातार बढ़ती जाए, वो कम ही ना हो, 80,000, 1,00,000 ऐसे पहुंच जाए। हालांकि इन्फेक्शन जब हमें होता है, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, तो इसके नंबर ज़रूर बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो 20,000, 25,000 तक होते हैं, और वापस जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है फिर वापस 12 के आसपास आ जाता है। ठीक है, लेकिन यदि ये बढ़ना शुरू हो और फिर कंट्रोल ही नहीं हो और बिना कारण से बढ़े जा रहा है, कोई इन्फेक्शन नहीं है अभी आपके अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहेंगे। तो कहीं पर भी अगर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, जो नॉर्मल क्वांटिटी से ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो दैट इज़ द कैंसर, दैट इज़ द टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, और वो कैंसर जो है ये किसी भी एक पर्सन से दूसरी पर्सन में कम्युनिकेट नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं, तो एक डेफिनेट ब्लड प्रेशर होता है हर इंसान का। जैसे हम बात करते हैं, आपने सुना होगा 120/80, ऐसा ये होता है एक नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर ये होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कंडीशन में 120 होता है। ये आर्टरी के अंदर होता है, ध्यान रखिए ना। प्रेशर कहाँ नापा जाता है? आर्टरी। ठीक है, आर्टरी में, वेंस में नहीं नापा जाता है, आर्टरी में नापा जाता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो ब्लड कहाँ पंप करता है? आर्टरी में पंप करता है, ना कि वेन में। ठीक है, वेंस तो उसको वापस बैक टू द हार्ट लेके जाती है। तो आर्टरी की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड के थ्रू, ये ब्लड मान लिया जाए ब्लड, इस ब्लड के थ्रू जो आर्टरी की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, उस प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन की पोजीशन में होता है, तो 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है, mmHg, 120 mmHg होगा एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वो रिलैक्स कंडीशन में होता है हमारा हार्ट, तो होगा 80 mmHg, जिसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक या रिलैक्स्ड प्रेशर। तो ये प्रेशर जिसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं, यदि इससे कम होता है तो उसको हम लो ब्लड प्रेशर कहेंगे, यदि इससे अधिक होता है तो इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, और सीधी सी बात यह है कि कोई भी हाई बीपी या लो बीपी वाला पेशेंट आपके घर में भी हो या आपके कांटेक्ट में आता है, तो उसके कारण आपको हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत नहीं होती है, यानी कि ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ठीक है,
आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऐसा कोई पर्सन आपके परिवार में भी हो तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यानी कि उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और आप उनकी अच्छे से देख कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस। जनरल क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसके कारण किसी भी पर्सन को, जो एक हेल्दी पर्सन है, वो डिजीज्ड पर्सन में चेंज हो सकता है। तो पहला कॉज हम यहाँ पर देखते हैं पैथोजन लाइक वायरस। यदि कोई वायरस आपकी बॉडी में चला गया हो, या बैक्टीरिया चला गया हो, या फंगी चला गया हो, या प्रोटोजोवन चला गया हो, या वर्म्स चला गया हो। हमने अभी बात की थी कि जो डिसीज़ेस थे उनके मैंने आपको बताया थे कि ये बैक्टीरियल डिसीज़ है या ये वायरल डिसीज़ है। जैसे HIV हम वायरल डिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे, ट्यूबरकुलोसिस हम बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में बात कर रहे थे। यदि आपके स्किन पे कई तरीके के स्किन डिसऑर्डर होते हैं तो वो फंगी से हो सकता है। ठीक है, मलेरिया यदि आपको है तो वो एक प्रोटोजोवन डिसीज़ है। जैसे एस्केरियासिस हो जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, या एलिफेंटियासिस हो जाता है तो वो एक वर्म डिसीज़ है। तो सीधी सी बात ये है कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजन से जब आपकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, जब ये एंटर कर जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में ये आपके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को अल्टर कर सकते हैं। आपके जो नॉर्मल जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही है उसमें चेंज लाएंगे, और उस चेंज के कारण आपकी बॉडी का जो परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा, और कई तरीके के सिम्टम्स अपीयर होंगे। और इसी तरीके से जो एक हेल्दी पर्सन है वो डिजीज़ पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो ये एक ख़ास बात है कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ में कि डेफिनेटली these are the factors, maybe virus or bacteria or fungi or protozoan or worms, they entered into the body of a healthy person। ठीक है, तो ये खास बात है। और इसके बाद आगे चलते हैं अपन जेनेटिक डिसऑर्डर। कई तरीके के जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं जिसके कारण भी एक हेल्दी पर्सन होता है वो डिसीज़ पर्सन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं मोटे तौर पर आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि जैसे एक कोई भी लेडी होती है तो उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पेशली सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, वो XX होते हैं, और किसी भी मेल इंडिविजुअल में वो XY होते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, नहीं है तो आज पता कर लीजिए। ठीक है, आज जान लीजिए इस बारे में कि बिकॉज ऑफ कोई भी जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, वो लड़की होती है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास में 2 X क्रोमोसोम है। एक X क्रोमोसोम उसको उसके मदर से मिला है और एक इसको फादर से मिला है। ठीक है, और यदि कोई लड़का है तो उसके पास में एक X है और दूसरा Y क्रोमोसोम है। ये X उसको उसकी मदर से मिला है और ये Y उसको उसके फादर से मिला, यानी कि फादर के पास X और Y दोनों क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और मदर के पास में सिर्फ X टाइप के ही क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब जैसे हम बात कर लेते हैं कि कई बार क्या होता है, सेल डिवीज़न की एबनॉर्मलिटी से किसी लड़की में X0 कंडीशन भी हो सकती है, यानी कि एक ही X क्रोमोसोम होता है, दूसरा नहीं होता है। तो यहाँ एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें ये फीमेल होते हुए भी इसमें फीमेल कैरेक्टर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, मेल कैरेक्टर ज़्यादा दिखाई देते हैं। इसी तरीके से जैसे कोई बॉय है और उसमें ये कंडीशन हो जाती है XX एंड Y। ड्यू टू एबनॉर्मल सेल डिवीज़न देयर विल बी 2 X क्रोमोसोम शिफ्टेड इनटू द सेल। 2 X क्रोमोसोम हो जाते हैं उसके पास में। तो ऐसी कंडीशन में ये लड़का है तो है, लेकिन चूंकि इसके पास में एक की जगह 2 X क्रोमोसोम हो गए, तो यहाँ पर भी इसको एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, और इस कंडीशन में ये लड़का जो होता है, मोस्टली इसमें लड़का तो है क्योंकि Y क्रोमोसोम है, लेकिन इसके पास में 2 X क्रोमोसोम होने के कारण बहुत सारे इसके फीमेल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं इसकी बॉडी में, जो फीमेल लाइक होते हैं। तो सच काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो सीधी सी बात है हमारे जीन्स में या हमारे क्रोमोसोम्स में बदलाव के कारण हो जाते हैं, या क्रोमोसोम्स के नंबर के कम या ज़्यादा होने से हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है,
आगे हम चलें यहाँ पर तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कि इन्वायरमेंट अगर क्लीन होगा तो डेफिनेटली आप अच्छे से आपके जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में आप अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, अगर इन्वायरमेंट क्लीन है आप शुद्ध हवा लेंगे, ठीक है। और यदि इन्वायरमेंट क्लीन नहीं है तो अशुद्ध हवा आएगी, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होंगे, स्मोक होगा, स्मोक के अंदर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकुलेट्स होंगे, ठीक है। वो आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे। डेफिनेटली वो कहाँ इंटर करेंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करेंगे, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंटर करेंगे तो वो आपके कई तरीके के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं, अब हमारे मंदसौर की बात कर लें हम, तो यहाँ पर वो एक क्या बोलते हैं, स्लेट वाला इंडस्ट्री है, स्लेट इंडस्ट्री है, जहाँ पर वो पेम और पट्टियाँ बनती हैं लिखने पढ़ने के लिए। तो वो इंसान जनरली जब वहाँ काम करते हैं, उसको कट करते हैं उस स्टोन को, तो उसमें से सिलिका निकलता है, सिलिका। तो वो सिलिका धीरे धीरे उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता रहता है, सिलिकेसिस करके एक डिजीज़ उनको हो जाती है, ठीक है। हालांकि उसको हम ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर कहते हैं, लेकिन सीधी सी बात है कि उस एटमॉस्फेयर में वो सिलिका आ गया तो वो एटमॉस्फेयर यानी कि एयर में आ गया, और एयर में आ गया तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया। तो एनवायरनमेंट का सही होना भी ज़रूरी है। यदि एनवायरनमेंट में कई तरीके के फैक्टर्स हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, तो ये पोल्यूटेंट्स आपकी बॉडी में चले जाएंगे और आपको आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे पहले अफेक्ट करेंगे। और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जब एक सिस्टम हमारा ख़राब होता है हमारी बॉडी का, तो उसका असर दूसरे सिस्टम पर पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर किसी भी तरीके से डैमेज होता है तो हम ब्लड के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएंगे, वहाँ से CO2 को एक्सपेल नहीं कर पाएंगे, बाहर नहीं निकाल पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि ब्लड के अंदर CO2 का जमा होगा, CO2 का जमा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड में बनेगी, हमारे ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो कई सारी तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। ईच एंड एवरी सिस्टम इज़ डिपेंड्स ऑन अदर सिस्टम। सो वहाँ पर बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी डिसीज़ को कॉज करने में। बात करते हैं मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो हमारा बॉडी पार्ट्स होते हैं उनकी मेल फंक्शनिंग के कारण भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीज़ हो सकती है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो डायबिटीज़ जनरली किसके कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन कम क्यों बनेगा? जब हमारा पेनक्रियास सही तरीके से काम नहीं करेगा। जब हमारा पेनक्रियास सही तरीके से काम नहीं करेगा, यानी कि मेल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन, इसका पेनक्रियास का मेल फंक्शनिंग हो गया, ठीक है। हम रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, या खाने में कुछ चीज़ों की कमी कर रहे हैं, ऐसी कंडीशन से पेनक्रियास ने काम करना बंद कर दिया, या ये अपने मेल फंक्शनिंग हो गया, यानी कि प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉपर इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। प्रॉपर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जो हमारी बॉडी में, हम लगातार रोटियां तो उतनी ही खा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड के अंदर बढ़ रहा है, लेकिन उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर इंसुलिन हमारे पास में नहीं है, तो हम डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे। तो बिल्कुल इस बात को भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में बात करते हैं, पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, ठीक है। अब ये अंडर नरिशमेंट के बारे में हम बात करें, जैसे हमने अभी बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बात की थी, बेरी के बारे में बात की थी, हमने रिकेट्स के बारे में बात की थी, हमने स्कर्वी के बारे में बात की थी, हमने नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बात की थी। तो ये सारे डिजीज़ क्या है? ये सारे डिजीज़ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़ है, ठीक है। विटामिन, अगर हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो हम बेरी के शिकार हो जाएंगे। हम विटामिन डी प्रॉपरली नहीं लेंगे तो रिकेट्स के शिकार हो सकते हैं। हम विटामिन सी अगर प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो हम स्कर्वी के शिकार हो जाएंगे। विटामिन ए प्रॉपर नहीं लेंगे तो हम नाइट ब्लाइंडनेस के शिकार हो जाएंगे। तो दीज आर व्हाट अंडर नरिशमेंट है ना। प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन से रिलेटेड क्वाशियोकर डिजीज़ होती है, वो हो जाएगी हमें, ठीक है। तो सो मैनी टाइप ऑफ वी कैन से न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन आवर डेली डाइट, तो उनको हम प्रॉपर तरीके से अगर नहीं लेते हैं तो अंडर नरिशमेंट हो जाएगा, और उसके कारण भी हमारी हेल्थ जो है वो पुअर हो जाएगी, हमें डिसीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में कि ऐसे कौन कौन से एजेंट्स हैं। हालांकि हम इनके बारे में वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन, वर्म्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। कुछ और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं ताकि हम हमारे इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर लें। तो वायरस से होने वाली कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है? कॉमन कोल्ड हो सकती है, सर्दी खांसी जनरली होती है। इन्फ्लुएंजा ये भी टाइप एक सर्दी खांसी का ही टाइप है, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजी वायरस यहाँ पर होता है, यहाँ पर भी कोल्ड वायरस जिसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। मेजल्स भी वायरल डिजीज़ है जो स्पेशली ये भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर हो जाता है, कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है, इसमें भी सेम वही सिम्टम्स देखेंगे आपको। मम्स जनरली ये मम्स वायरस के थ्रू होती है और ये आपके सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो ये भी एक है। लेकिन ये सबकी इनकी वैक्सीन बन चुकी है। ये इन्फ्लुएंजा को आप छोड़ दीजिए, कॉमन कोल्ड को छोड़ दीजिए, लेकिन जो मेजल्स हैं, मम्स हैं, इनकी वैक्सीन बन चुके हैं, टीके बन चुके हैं, बच्चों को लगाए जाते हैं, ठीक है। चिकन पॉक्स आपको अभी हमने डिस्कस किया था, छोटी माता बड़ी माता जो पॉक्स डिसीज़ होती है, ये भी 7-8 दिन में कंप्लीट मतलब इस रिकवर हो जाता है जो भी पेशेंट होता है वो। HIV वायरस के थ्रू होने वाली एड्स डिसीज़ है ये, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, लेकिन इस डिसीज़ के कारण हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है और जिसके कारण दूसरी डिसीज़ेज़ होती है वो हमारे ऊपर बड़ी आसानी से अटैक कर देती है और ऐसे में किसी भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, यानी कि उसकी हेल्थ का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और चूँकि आप जानते हैं कि इस HIV का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसलिए फाइनली जो है वो किसी भी पेशेंट की डेथ हो सकती है इसमें, ठीक है। हेपेटाइटिस बी ये भी एक वायरल डिसीज़ है। हेपेटाइटिस वायरस जो होता है उसके कारण होती है और ये हमारे लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ये वायरल डिसीज़ के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे थे। वायरल डिसीज़ बहुत सारे, उसके एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख लिए। अब आपके जहन में जब भी लोग रोगाणु, विषाणु, कीटाणु ये बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना है, हमें बिल्कुल उसके तह तक जाना है कि क्या किसके बारे में बोलना चाहते हो आप। वायरस के बारे में बोल रहे हैं या बैक्टीरिया के बारे में बोल रहे हैं या फंगी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। अब रोगाणु जो है वो एक उस बच्चे के लिए या उस इंसान के लिए जो साइंस नहीं जानता, लेकिन हम इतनी साइंस जाने कि जिसमें हम वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी, ठीक है। तो जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे तो हम किंगडम मोनेरा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये वायरस किसी भी किंगडम को बिलोंग नहीं करता है, इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ हम किंगडम फंगी में जब जाएंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ फंगीज के बारे में पढ़ेंगे। किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिफरेंट प्रोटोजोअन्स के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वर्म्स हम यहाँ जब प्लेटीहेल्मिन्थिस और एस्के हेल्मिन्थिस पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया का फाइलम, तो वहाँ पर हम वर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज और वो हमें ध्यान रखना है। हमें सारे एनिमल्स कह दीजिए, जंतु कह दीजिए, तो ये तो एक नॉर्मल बात है। एक साइंस स्टूडेंट उसको क्लासिफाइड करता है और वो एक डेफिनेट कैटेगरी का नाम लेता है, ठीक है। तो हम बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में बात करें तो बैक्टीरियल डिसीज़ में कोलेरा, माइकोबैक्टीरियम कोलेरी, टाइफाइड है ना, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया का नाम है। ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी, माइकोबैक्टीरियम टिटनस कॉज करता है, ठीक है। एंथ्रेक्स इज़ आल्सो बैक्टीरियल डिसीज़, ठीक है। और फूड पॉइजनिंग ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, सम बैक्टीरियाज एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण भी हो सकती है, फंगी के कारण भी हो सकती है, प्रोटोजोअन के कारण भी होती है। तो ये एक जनरल टर्म है, आप यूज़ कर सकते हैं इसको यहाँ पे। तो कोशिश करें कि इनके सिम्टम्स भी लिखें, कोलेरा के सिम्टम्स लिखें, टाइफाइड के सिम्टम्स लिखें, ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम लिखें, टिटनेस के सिम्टम्स लिखें, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर आपने ये इन्फेक्शियस एजेंट लिख लिया, फिर यहाँ पर डिजीज़ के नाम लिख लिए और अगली एक टेबल बना लें जिसमें डिजीज़ के सिम्टम्स लिख लें, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म का नाम लिख लें और उसके ट्रीटमेंट जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो लिख लें। तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा
नॉलेज आपके पास में होगा। वैसे हम एनसीईआरटी के बेसिस पे तो हमें इतना भी हम पढ़ सकते हैं और यह हमारे लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन आप उसको बढ़ा सकते हैं। फंगी के बारे में बात करें तो जनरली स्किन इन्फेक्शन कॉज करती है डिफरेंट काइंड ऑफ फंगीज, ठीक है, जो स्किन डिसऑर्डर से रिलेटेड होती है। आपने कई बार जब आपको फंगी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो आप जो क्रीम लगाते होंगे उसमें एंटी फंगल क्रीम लिखा होगा, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, कुछ बैक्टीरिया भी कॉज करते हैं, लेकिन जनरली फंगी स्किन डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। प्रोटोजोवन के बारे में बात करें तो सबसे जो वेल नोन है वो है प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया कॉज करता है। काला आजार, ट्रिपेनोसोमा करके एक प्रोटोजोवन होता है। अमीबिक डिसेंट्री अमीबा कॉज करता है, ठीक है। और स्लीपिंग सिकनेस तो ये स्लीपिंग सिकनेस जो डिसीज़ है ये ट्रिपनोसोमा करके एक प्रोटोजोवन होता है, उसके थ्रू होती है। और एक्चुअली ये ट्रिपनोसोमा जो है ये एक फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है, उसको हम बोलते हैं सेट्सी फ्लाई, TSE सेट्सी फ्लाई जो होती है, ये फ्लाई अगर आपको बाइट करती है तो इसके सलाइवा में ट्रिपनोसोमा करके एक प्रोटोजोवन होता है और उसके कारण आपको ये डिजीज़ हो सकती है। जब वो आपके ब्लड में चला जाए तो स्लीपिंग सिकनेस, इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है, ये डिसीज़ आपको हो सकती है। लेकिन एक और फ्लाई है, उसका नाम है सैंड फ्लाई है ना, सैंड फ्लाई यदि आपको बाइट करती है तो उसके माउथ में, उसके सलाइवा में एक प्रोटोजोवन हो सकता है, उसका नाम है लिशमानिया है ना। वो लिशमानिया किसी भी पर्सन की बॉडी में चला जाएगा, जिसके कारण काला आजार डिसीज़ हो सकती है। ये एक तरीके का फीवर है, ठीक है। मलेरिया के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, ठीक है। प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के बाइट करने से होती है। मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जब बाइट करता है तो उसके सलाइवा में मलेरिया के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। स्पोरोजोआ होता है जनरली, स्पोरोजोआ, तो वो मलेरिया का फॉर्म है, यानी कि प्लाज्मोडियम का फॉर्म है स्पोरोजोआ, वो आपके ब्लड में चला जाता है और ये आपको मलेरिया डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। अमीबिक डिसेंट्री, ये एक दूषित खाना खाने से जो अमीबा होता है, एंटा अमीबा हस्टालाइटिका, वो आपकी बॉडी में चला जाता है और उसके कारण डिसेंट्री या दस्त वाली प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस के बारे में हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं वर्म्स के बारे में। वर्म्स तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस हो सकता है, एलिफेंटियासिस हो सकता है। अब ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए एस्केरिस, राउंड वर्म दोनों ही राउंड वर्म है, एस्केरिस। तो एस्केरिस क्या करता है, एस्केरियासिस डिसीज करता है या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है। यहाँ पर भी डिसेंट्री वाले ही सिम्टम्स आएंगे, यानी कि दस्त हो जाएगी, सही तरीके से डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। तो बॉडी से बहुत सारा वाटर और मिनरल्स बाहर निकल जाएंगे दस्त के माध्यम से, ठीक है। एलिफेंटियासिस के बारे में हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक राउंड वर्म ही है, उसका नाम है वुकेरेरिया, है ना, वुकेरेरिया। वो जो है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। एक फ्लाई होती है क्लक्स फ्लाई, CLUX, क्लक्स फ्लाई। ये क्लक्स फ्लाई जब किसी हेल्दी पर्सन को बाइट कर लेती है तो जनरली इस क्लक्स फ्लाई जो होती है, क्लक्स फ्लाई, इसके सलाइवा में वो राउंड वर्म होता है जिसको हम वुकेरेरिया कहते हैं, वुकेरेरिया, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द माउथ ऑफ क्लक्स फ्लाई and whenever this fly bite to a healthy person, now this round worm transmit into the healthy person and it will cause the disease called as elephantiasis, or we can say filariasis, filaria। यहाँ पर हम मलेरिया वर्ड यूज़ करते हैं, यहाँ पर फाइलेरिया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम कंटिन्यू, मतलब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को वीडियो देखने के बाद ज़रूर सॉल्व करिएगा।
तभी पता चलेगा कि आपको वीडियो या ये लेसन कैसे समझ में आ रहा है, कितना समझ में आया है। चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।